हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इंग्लिश कक्षा 12 का यूपी बोर्ड का हम लोग मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर में हम लोग अच्छे से प्रश्नों को करना सीखेंगे। जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको ग्रामर का पोर्शन सेक्शन सी में मिलेगा। वहाँ पर जो पेपर आपको दिया जाएगा वो कई सेक्शन में बटा होता है। तो सेक्शन ए और बी जो होता है वो आपका होता है प्रोज, पोएट्री और राइटिंग बेस होता है। सेक्शन सी में ग्रामर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ग्रामर जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होता है सेक्शन सी में। और क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी दो होते हैं। तो ए में जो होता है, चलते देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। पहला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड्स इन इज अ सिनोनिम ऑफ लेस स्पीकिंग। जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं इसमें लेस स्पीकिंग का सिनोनिम्स क्या है, कम बोलने का पर्यायवाची क्या है। पहला सेंटेंस है, माई टेसीटर्न टेसीटर्न रूममेट मेक्स मी फील लोनली समटाइम्स। मेरा जो कम बोलने वाला रूममेट है मुझे कभी कभी अनुभूति कराता है अकेलेपन की कभी कभी अनुभूति कराता है। अब यहाँ पर आपका आंसर मिल गया कि लेस स्पीकिंग का मीनिंग होता है टेसीटर्न मीन्स ही होता है लेस स्पीकिंग, कम बोलने वाला। दूसरा वाक्य आपका है, योर ग्लीबल नेचर में लैंड यू इन ट्रबल। आपका जो सीधा साधा स्वभाव है वो आपको समस्या में डाल सकता है। ग्लीबल मीन्स सीधा साधा स्वभाव। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। लेस स्पीकिंग का सिनोनिम क्या होता है, टेसीटर्न होता है। अगला, दिस एक्सीडेंट लेफ्ट मी स्पीचलेस। इस दुर्घटना ने, एक्सीडेंट मीन्स घटना, दुर्घटना ने मुझे स्पीचलेस कर दिया, अवाक कर दिया, शब्द रहित कर दिया। फिर अगला सेंटेंस जो है वो है, आ गैरुलस पर्सन इज मोस्टली एनोइंग। जो एक अधिक बातूनी व्यक्ति है, अधिक बोलने वाला गैरुलस पर्सन है, ठीक है, वो अवॉइड किया जाता है, उससे सब बचते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं उलझना चाहते हैं। तो गैरुलस मीन्स क्या होता है, अधिक बोलने वाला। आपको मीनिंग किसकी ढूंढनी थी, लेस स्पीकिंग की, जो आपको मिल गई पहले ही सेंटेंस में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ही आता है बी नंबर का क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंटोनिम्स। यहाँ पर विलोम शब्दों के जोड़े बताने हैं। दो शब्द हर हर वाक्य हर उसमें दिए गए हैं, एक दो तीन चार, चार विकल्प हैं। चारों विकल्प में दो दो शब्द दिए गए हैं। तो ये बताना है कि कौन सा विकल्प एक दूसरे शब्द का विलोम है। ठीक है, पहला विकल्प है आपका नीड और उसी के सामने लिखा हुआ है अर्ज। तो नीड मीन्स होता है आवश्यकता, अर्ज मीन्स भी होता है तीव्र इच्छा या तीव्र आवश्यकता। तो ये विलोम ना होकर के क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। अगला शब्द है डिसमल और डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग मीन्स होता है निराश होना और डिसमल मीन्स भी होता है निराश होना। ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एंटोनिम्स नहीं है, विलोम नहीं है। तीसरा विकल्प है बेनिस और डिसअपेयर। बेनिस मीन्स होता है गायब होना, डिसअपियर मीन्स दिखाई न देना, गायब होना। ये भी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, विलोम नहीं है। चौथा शब्द है, चौथा विकल्प है स्टाउट और स्लेंडर। स्टाउट मीन्स होता है मोटा और स्लेंडर मीन्स होता है पतला। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, विलोम है, एंटानिम है। ठीक है, स्लेंडर जो है स्टाउट का सिनोनिम्स है, ओ सॉरी एंटानिम्स है, सिनोनिम्स नहीं है। आपका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ विकल्प 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ही सी सेक्शन से जो क्वेश्चन नंबर है उसमें टेल मी द नेचर, टेल मी द मैटर इन अ नटसेल मीन्स। यहाँ पर बताना है
कि नटसेल मीन्स क्या होता है। ठीक है, आपको शब्द दिया गया है नटसेल, और नटसेल की मीनिंग क्या होती है वो वाक्य के प्रयोग में आपको ढूंढना है। 4 वाक्य प्रयोग किए गए हैं। पहला है डिस्क्राइब द मैटर ब्रीफली, संक्षेप में किसी विषय को बताना। तो नटसेल मीन्स संक्षेप में ही होता है, और ब्रीफली मीन्स भी होता है समराइज करना, संक्षेप में बताना। तो आपका आंसर क्या हुआ, नटसेल मीन्स ब्रीफली। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर विकल्प 1 ही आप टिक कर देंगे। दूसरा है डिस्क्राइब द मैटर इन डिटेल, डिटेल किसी विषय को विस्तृत बताना। डिटेल लिखा हुआ है यानी कि विस्तृत बताना। स्पीक क्विकली, ठीक है, जल्दी से बोलना, और स्पीक इन अ लो वॉइस, धीमे स्वर में बोलना। ये तीनों विकल्प आपके नहीं है। नटसेल मीन्स होता है ब्रीफली, संक्षेप में, ये आपका विकल्प है। अब आ गया डी, अ चाइल्ड हु इज अज यूजली गुड एट समथिंग इज। यहाँ पर बताना है कि एक बच्चा जो किसी चीज़ में असाधारण गुड हो, असाधारण अच्छा हो, साधारण अच्छा ना हो, असाधारण यानी कि खूब अच्छा हो, विलक्षण हो उस विषय में, तो उसकी मीनिंग ढूंढनी है। 4 विकल्प है आपके सामने। पहला विकल्प है प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स होता है अधिक खर्च करने वाला। ये उसका मीनिंग हुआ नहीं, क्योंकि हमें ढूंढना है अनयूजली गुड, अनयूजली गुड। अगला विकल्प है प्रोडिजी, प्रोडिजी मीन्स होता है बच्चों विलक्षण। तो ये आपका आंसर हुआ। जो बहुत ही विलक्षण होगा उसी को हम बोलेंगे अनयूजली गुड। फिर है प्री मैच्योर, प्री मैच्योर भी आपका मीनिंग नहीं है। प्री मैच्योर आप समझते हो जो मैच्योर ना हो, और प्रोएक्टिव जो पहले से तैयार हो। ठीक है, अब आ गया प्रश्न नंबर ई। ई में क्या करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। निम्नलिखित वाक्य दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, व्याकरण की दृष्टि से सही है। मैं आपको सारी बात बताऊंगा। पहला विकल्प है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क स्टरडे, ये गलत सेंटेंस है। इसका सेंटेंस क्या सही बनेगा, देखो स्टरडे है, इसका मतलब ये पास्ट को शो कर रहा है ना। तो जब पास्ट को शो कर रहा है तो या तो आई के साथ आप हैड लगा दीजिए, तब सही होगा। या तो आप अगर आई के साथ हैव भी रहने देना चाहते हैं तो फिर टुडे करेंगे। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क टुडे या तो लिखें, या आई हैड फिनिश्ड माई वर्क स्टरडे लिखें, तब ये सही होगा। क्योंकि हैव के साथ स्टरडे नहीं आता है, हैव के साथ टुडे आएगा, स्टरडे है तो हैड आएगा। दूसरा विकल्प, ही टोल्ड मी दैट ही विल सिंग अ सॉन्ग, उसने मुझे बताया कि वह एक गाना गाएगा, ये भी वाक्य गलत है। जब इधर पास्ट टेंस है ही टोल्ड मी, तो दैट ही विल सिंग अ सॉन्ग, ये विल नहीं होगा, वुड हो जाएगा। ही विल वुड, ही वुड सिंग अ सॉन्ग, ये सही होगा। तो क्या बनेगा इसका सही वाक्य, ही टोल्ड मी दैट ही वुड सिंग अ सॉन्ग। ये भी विकल्प आपका आंसर नहीं होगा। जो सही आंसर एकदम से लिखा होगा वही आपका होगा। आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। तो इसमें ये गलती थी, बिल की जगह पर वुड होता तब ये सही माना जाता। तीसरा विकल्प है मोर यू वर्क स्ट्रांगर यू बिकम, जितना तुम काम करोगे उतने मजबूत बनोगे। तो यहाँ पर भी गलती है। मोर यू वर्क, तो इसको क्या लिखेंगे, द मोर यू वर्क द स्ट्रांगर यू बिकम, ये होगा। जहाँ पर हम 2 कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं वहाँ पर हम द लगा देते हैं। ये नियम है सिंटैक्स में, मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिर चौथा विकल्प है काइंडली लुक इनटू द मैटर, इसमें कोई गलती नहीं है। आप विषय में कृपया मैटर को अच्छे से देखें, ये वाक्य है, इसमें कोई गलती नहीं है। प्लीज लुक इनटू द मैटर या काइंडली लुक इनटू द मैटर आप लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब आया क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको इनडायरेक्ट बना करके वाक्यों को देना है। सॉरी, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एनी वन, 2 वाक्य दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में बदलना है
और ये कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। पहला वाक्य है आपका, जोसेफ ऑलवेज सेज माई डॉटर वाज माई लाइफ। जोसेफ हमेशा कहता है कि मेरी बेटी मेरा जीवन थी। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट क्या बनेगा? जोसेफ ऑलवेज सेज, दैट लगा देंगे और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। माई की जगह लिखा जाएगा ही, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो माई की जगह पर होगा ही, और ही का क्या हो जाता है? हिज डॉटर वाज हिज लाइफ। ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक नियम होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में केवल प्रोनाउन बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। सेज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में हमने टेंस को नहीं बदला है, जो का त्यों रहने दिया है। आपको अच्छे से इनडायरेक्ट सीखने के लिए मेरे चैनल पर इनडायरेक्ट अच्छे से पढ़ाया गया है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। द किंग सेड फेयरवेल माई कंट्रीमैन, तो इसका बनेगा द किंग exclaimed विथ जॉय एंड सेड फेयरवेल माई कंट्रीमैन। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ये ऐसे ही बनता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हट जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा। अब आ जाइए यहाँ पर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसा कि डायरेक्शन में बताया गया है, इन वाक्यों को आपको उसी डायरेक्शन में कंबाइन करना है। पहला वाक्य है, इट वाज रेनिंग हैवली, द स्कूल वाज क्लोज्ड। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सिंथेसिस चैप्टर में सिखाया गया है। मेरे चैनल पर सिंथेसिस चैप्टर है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। इसका क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स? एज इट वाज रेनिंग हैवली द स्कूल वाज क्लोज्ड। जैसा कि बारिश तेज हो रही थी तो स्कूल बंद था। दूसरा बिकॉज से भी बन सकता है, द स्कूल वाज क्लोज्ड बिकॉज इट वाज रेनिंग हैवली, ये एडवर्ब क्लास से बन गया। ठीक है, बिकॉज लगा के बना दिया गया। अगला कंपाउंड बनाना है, वाक्य है टेक ऑल टेक नथिंग। अब इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो आइदर टेक ऑल और टेक नथिंग, या तो सब ले लो या तो कुछ न लो। ठीक है। फिर देखते हैं, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इस वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि आप वाक्य के रूप को बदल दीजिए पर मीनिंग पर कोई असर ना पड़े, मीनिंग वही रहे, शब्द आपके बदल जाए, कहने का ढंग बदल जाए, पर मीनिंग वही रहे। क्या है वाक्य? दिस इज द स्कैरिस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। इसको कंपैरेटिव बनाना है, तो इसका बनेगा दिस इज स्कैरियर मूवी देन आई हैव सीन, एवर आई हैव सीन, ऐसा आई हैव एवर सीन ये कह सकते हैं। या नो अदर मूवी इज एज स्कैरियर देन आई हैव सीन एवर, ये भी आप बना सकते हैं। दो तरीके से बन सकता है। तो पहला ज़्यादा अच्छा है, दिस इज द स्कैरियर, स्कैरियस्ट लिखा है तो स्कैरियर कर दीजिए मूवी देन आई हैव एवर सीन, ये आपका बन गया। इसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस, इट हैज रेन्ड एवरी डे दिस वीक। इसका नेगेटिव बनेगा इट हैज नॉट एनी रेनी डे दिस वीक। कहने का मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं था जो रेनी डे न रहा हो इस सप्ताह में। इट हैज नॉट एनी रेनी डे दिस वीक, ये बन सकता है। इट हैज़ नॉट पास्ट एनी डे विदाउट रेनिंग दिस वीक, ये भी बन सकता है नॉट लगा करके। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें करेक्ट करना है। ही वॉज एनफ काइंड टू हेल्प मी, ये गलत है। यहाँ पर एग्जेक्टिव जो है काइंड है, तो एग्जेक्टिव जब काइंड है एनफ उसके बाद में लिखा जाएगा। ही वॉज काइंड एनफ टू हेल्प मी, ये बनेगा। द एक्सेस प्रोड्यूस ऑफ वेट कैन बी इम्पोर्टेड टू अदर कंट्रीज। ठीक है, कह रहा है कि गेहूं का अत्यधिक उत्पाद जो है वो
आयात के लिए दूसरे कंट्री के लिए पर्याप्त होता है। जब भैया अधिक उत्पाद होगा तो आयात करेंगे कि निर्यात करेंगे, तो यहाँ पर इम्पोर्टेड के जगह स्थान पर एक्सपोर्टेड लिखना चाहिए। द एक्सेस प्रोड्यूस ऑफ वेट कैन बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, ये वाक्य होगा, ये सही बनेगा। फिर अगला है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। 4 शब्द दिए गए हैं, कह रहा है कि चारों शब्द का आप एक एक वाक्य बनाइए। क्लाज, क्लाज सेक्शन होता है ना, आई हैव रीड एवरी क्लाज ऑफ दिस वर्क या दिस रूल्स या दिस बुक, ऐसे कर सकते हैं। और एक क्लॉज होता है, ये होता है पंजा, जैसे ईगल के पास एक क्लॉज होता है और उससे वो अपने शिकार को पकड़ लेती है। दिस बल्चर कैच दियर हिज प्रे बाई इट्स क्लॉज, अपने पंजे से अपने शिकार को ये पकड़ती है, ये बल्चर पकड़ता है। ठीक है, अगला है, या ऐसे कह सकते हैं ईगल हैज अ स्ट्रांग क्लॉज, ये हो सकता है। पेन मीन्स होता है दर्द, पेन मीन्स क्या होता है, दर्द। एक पेन शब्द है PAIN। दूसरा पेन जो है वो है खिड़की का शीशा, खिड़की के शीशे के लिए प्रयोग होता है पेन, PANE। द पेन ऑफ माई विंडो इज वेरी स्ट्रांग, ऐसे कह सकते हैं। अब ये देखो ग्रामर का आखिरी पोर्शन आया, ट्रांसलेशन। ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ट्रांसलेशन आप तभी कर पाएंगे जब बेटा आपको अच्छे से टेंस आता होगा, टेंस के साथ साथ आपको क्या कहते हैं पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट, ये सब आता होगा, तभी आप टेंस अनुवाद अच्छे से कर पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा, पर आपको अच्छे से टेंस सीखने के लिए कोई अच्छी बुक या किसी अच्छे चैनल का सहारा लेना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल पर सीख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर सारे टेंस को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। ये अलग बात है कि आपको मेरी बात समझ में आए ना आए, ये एक अलग विषय है। मेरी स्टाइल आपको समझ में आए ना आए अलग विषय है। पर आप ये चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। आपको पैसिव में अनुवाद करना, एक्टिव में अनुवाद करना, सारी चीज़ें मेरे चैनल पर सिखाई गई हैं। देखिए ट्रांसलेशन है। पहला वाक्य, मधुमेह आजकल एक आम व्याधि हो गई है। मधुमेह, डायबिटीज, डायबिटीज इज अ कॉमन डिजीज नाउ अडेज, यह एक कॉमन बीमारी हो गई है इन दिनों। आजकल मतलब नाउ अडेज। आम व्याधि, आम मीन्स होता है एक आम व्याधि मीन्स कॉमन डिजीज, ठीक है। अत्यंत युवा व्यक्ति से लेकर वृद्ध तक इससे पीड़ित हैं। मोस्ट एंगेस्ट, द मोस्ट एंगेस्ट मैन टू द ओल्डेस्ट मैन आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। इस व्याधि से शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन न बन पाने के कारण रक्त शर्करा की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है। रक्त शर्करा, द ब्लड शुगर becomes uncontrolled in the body cause of this disease, not producing insulin in the body। ये बन गया। कुछ लोगों में यह आनुवांशिक होती है। इट इज पेरेंटियल इन सम पर्सन, ऐसे कह सकते हैं। परंतु अब अधिकांश लोगों में यह उनकी अनियमित दिनचर्या के कारण बढ़ रही है। इट इज इंक्रीजिंग इन मैनी पर्सन्स काज ऑफ देयर इर्रेगुलर लाइफ स्टाइल, जो नियमित लाइफ स्टाइल नहीं है उसके कारण बढ़ रही है। अनियंत्रित खान पान, अनिद्रा, तनाव, लंबे समय तक बैठकर काम करना। अनियंत्रित खान पान, अनकंट्रोल्ड ईटिंग। अनिद्रा, लेस स्लीपिंग कह सकते हैं। एंजाइटी, सिटिंग लॉन्ग टाइम एंड वर्किंग, लंबे समय तक बैठकर काम करना। तथा शारीरिक श्रम का अभाव एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इस बीमारी को बढ़ाने वाले कुछ कारण हैं। सम काजेज ऑफ दिस डिजीज
इन इंक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट ऑफ दिस डिजीज। मधुमेह स्वयं तो एक बीमारी है, डायबिटीज इज इटसेल्फ अ डिजीज। साथ ही यह शरीर की अन्य बीमारियों की जटिलता को बढ़ा देती है। इट इंक्रीजेज ऑल द डिजीज इन द बॉडी, या ऐसे कह सकते हैं इट दिस डिजीज मेक कॉम्प्लिकेटेड अदर डिजीजेज इन द बॉडीज, ऐसे कह सकते हैं। योग, एक्सरसाइज, रेगुलर लाइफ स्टाइल, कंट्रोल्ड ईटिंग, ड्रिंकिंग etc से हम काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। वी कैन सेव आवर लाइफ फ्रॉम दिस डिजीज, मैक्सिमम वी कैन सेव आवर लाइफ फ्रॉम दिस डिजीज बाय योग, एक्सरसाइज, रेगुलर लाइफ स्टाइल एंड कंट्रोल्ड ईटिंग। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्रामर पोर्शन मॉडल पेपर कक्षा 12 के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। इसी तरह से अन्य मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। थैंक यू।